So good afternoon to all. Is my screen visible? Saurav Kumar, yes sir. Thank you very much for your response. Adarsh Anand. So we started revision of chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler yesterday. कल हम लोगों ने चैप्टर 3 नाजिज्म, नाजीवाद एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय, उसका रिवीजन हम लोगों ने कल स्टार्ट किया। कल 2 पेज हम लोगों ने इसका रिवीजन में समझा। नाउ मूविंग अहेड, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। Germany, a powerful empire. So I am starting today from here. Birth of Weimar Republic. This is the 3rd page of the chapter. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century. 20th century का जो शुरुआती साल थे, उसमें जर्मनी एक पावरफुल अंपायर था, साम्राज्य, यानी कि मोनार्की थी। Fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एलाइज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, ये तीनों का ग्रुप था अलाइज। जर्मनी ऑस्ट्रियन एम्पायर की ओर से या बोलो के साथ इनके विरुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का युद्ध करता है। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. दोनों ही दल, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उनके सहयोगी, दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया मुख्य रूप से, और फिर उनके सहयोगी। तो इन लोगों का यह सोच था, दोनों ग्रुप का, कि युद्ध में हम बहुत जल्द विजय हो जाएंगे, सामने वाले को हम परास्त कर देंगे, डिफीट कर देंगे, हमारी विक्ट्री होगी और उस विक्ट्री से हमें इकोनॉमिक गेन होगा, टेरिटोरियल गेन होगा, आर्थिक गेन, आर्थिक फायदा होगा, और जो हमारा कंट्री का एरिया है वो भी विस्तार करेगा। यह सोच दोनों तरफ थी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट वॉर वुड स्ट्रेच। उन्होंने शायद ही सोचा हो, शायद, कि युद्ध जो है लंबा खिंच जाएगा, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस, और यूरोप का जो रिसोर्स है वह ड्रेन हो जाएगा, बह जाएगा। युद्ध में पैसे बहते हैं, जान की नुकसान होती है, संपत्तियों का नुकसान भी होता है। However, the Allies strengthened
by the US entry in 1917. अलाइंस जो है मजबूत होते हैं जब अमेरिका की एंट्री होती है उनके ओर से, उनके ओर से, किनके ओर से? अलाइंस की तरफ से। अलाइंस कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। डिफीटिंग जर्मनी and the central power in November 1918। और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और सेंट्रल पावर की हार होती है। नवंबर 1918 में ये लोग हार जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी, जर्मनी में कैसा शासन था युद्ध के समय? इंपेरियल, साम्राज्यवाद था, ठीक है, साम्राज्यवादी शासन था, मोनार्की थी। एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर, तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके साथ ही जर्मनी में एम्पररशिप, राजतंत्र खत्म होता है। गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज, और यह जो माहौल है वह पार्लियामेंट्री पार्टीज, वैसे पार्टी जो इनके सदस्य पार्लियामेंट में थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनको एक मौका मिलता है टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो इससे पहले जहां राजा का शासन था जर्मनी में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई, तो एक मौका मिलता है पॉलिटिशियन को। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड एस्टैब्लिश्ड, अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर। अब नेशनल असेंबली जो है जर्मनी का मिलता है वीमर में, और डिसीजन होता है यहाँ पर इस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। इस बात का निर्णय यहाँ लिया जाता है। डेप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिच स्टैग, यहाँ एक टर्म है रिच स्टैग। रिच स्टैग नाम है जर्मनी के पार्लियामेंट की, जर्मनी की पार्लियामेंट रिच स्टैग। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। और फिर चुनाव होते हैं, चुनाव में यूनिवर्सल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है। यूनिवर्सल वोट सिस्टम मतलब एक उम्र तय की जाएगी, एक उम्र सीमा, और उस उम्र सीमा में आने वाले हर एक उस देश के नागरिक वोट देंगे। हमारे यहाँ वोट डालने के लिए उम्र है आज के डेट में 18 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल है अपने देश में, हिंदुस्तान में, तो आप और भारत के नागरिक हैं, क्रिमिनल प्रोसेस में आपको सजा नहीं मिली है, तो ये कुछ शर्तें हैं, और आप 18 साल के हैं तो बिना किसी भेदभाव के आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो जर्मनी में उसी व्यवस्था को अपनाई गई, यूनिवर्सल वोट व्यवस्था को, और महिलाओं को भी वोट देने को मिला। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपुल। अब यह जो रिपब्लिक, ठीक है, कहा नेता लोग मिले, कहा वेमर में निर्णय लिया, उस निर्णय से जर्मनी में रिपब्लिक आई, क्योंकि राजतंत्र खत्म आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विथ द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन जो वेमर रिपब्लिक था उसको जर्मनी के लोगों ने ही पसंद नहीं किया, ठीक है, स्वागत नहीं किया। बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, जर्मनी को संधि साइन करनी पड़ी
यह जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आई संधि। उस संधि का नाम था, उस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और अलाइस वाज हर्ष, ठीक है, विद द अलाइस वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जो ट्रीटी साइन हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर, जो संधि साइन हुई, जर्मनी को मजबूर किया गया क्योंकि जर्मनी हारा हुआ था। तो जर्मनी हैड नो अदर ऑप्शन अदर देन टू साइन। और उस समय जर्मनी की बागडोर वीमर रिपब्लिक के पास थी, मतलब उस व्यवस्था के पास थी जो वीमर वाले जगह पर समझौते से निकली थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में के अनुसार जर्मनी का जितना भी कंट्रोल था जर्मनी के बाहर दूसरे कंटिनेंट्स में, वे खत्म हो गए। A tenth of its population, ये पूरी आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कितनी क्रूरता की गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, कितना कुछ छीन लिया गया जर्मनी से। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ इट्स गोल्ड टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। द एलाइड पावर डीमिलिटराइज, जर्मनी को डीमिलिटराइज भी किया गया, मतलब जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। टू वीकेन इट्स पावर, द वॉर गिल्ट क्लाउज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्री सफर। तो जर्मनी से इतना कुछ छीना गया, उस पर भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल समाप्त नहीं हुई, बल्कि जर्मनी को दोषी ठहराया गया कि यह रिस्पॉन्सिबल है फॉर वर्ल्ड वॉर 1। और जितना भी नुकसान विरोधियों ने सहा था, जर्मनी ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, रसिया ने, कुछ और देश, उन सभी के नुकसान को जोड़ कर 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ये देखो ये जो सिंबल है पाउंड स्टर्लिंग का, ये ब्रिटेन की मुद्रा है, उस समय यही चलती थी, वर्ल्ड में बड़ा फेमस थी। बाद में चल करके डॉलर फेमस हो गया, ये अमेरिका वाला डॉलर इस टाइप का जो रहता है। तो 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का कर्ज डाल दिया गया, जुर्माना डाल दिया गया जर्मनी के ऊपर। अब सोचो, एक तरफ उसे जुर्माना देना है और दूसरे तरफ उसके कमाने वाला जो क्षेत्र है, जैसे आयरन का फील्ड, कोल का एरिया, वे सब ये लोग, उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने कब्जे में कर लिया। साथ में 6 बिलियन का कर्ज कि आपके चलते इतना नुकसान हुआ, आप भरो। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। और ये जो रिसोर्स से भरा हुआ एरिया था वह भी विपक्षियों ने अपने कब्जे में रखा। ठीक है, 1920s तक का जिक्र है। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। हिस्टोरियन यह बोलते हैं कि जब युद्ध समाप्ति के कगार पर था, तब उस समय वेमर रिपब्लिक फॉर्म में आ चुका था, इसलिए जनता जो है वह युद्ध में हार का कारण भी वेमर रिपब्लिक को ही मानती है कि इन लोगों के चलते, इन लीडर्स के चलते हमारे देश की हार हुई वर्ल्ड वॉर 1 में, और फिर वर्साइल में बेइज्जती हुई, अपमानित हुआ जर्मनी विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार का जो ढांचा जर्मनी में तैयार होता है, जो सरकार आती है, वह जनता में अलोकप्रिय थी।
ठीक है, मतलब अप्रिय थी, वो फेमस नहीं था, लोग उसको नेगेटिवली देख रहे थे कि इनके आने से नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नाउ द इफेक्ट ऑफ द वॉर, अगला पॉइंट है, द वॉर हैड अ devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. यूरोप की विशेष रूप से बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का साइकोलॉजिकल असर भी पड़ा दिमाग पर, फाइनेंशियल असर भी पड़ा। फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेबिटर। अब यूरोप के जो देश थे वे क्रेडिटर थे, कर्ज देने वाले थे, वे दूसरों को कर्ज देते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के चलते वे डेबिटर हो गए, मतलब कर्ज लेने वाले, ठीक है, उन पर कर्ज हो गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. जर्मनी की बात करें तो जो ओल्ड एम्पायर की बुराइयां थी उसको हर्जाना, उसके लिए हर्जाना भरने का जिम्मेदारी वाइमर रिपब्लिक के पास गई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ठीक है। कर्ज जो है या गलत डिसीजन पहले के शासन ने ले लिया, और लेकिन वाइमर रिपब्लिक पर लोगों का गुस्सा पड़ा, क्योंकि वे ही सामने थे जब ये चीजें होने लगी, वे शुरुआत हो चुके थे। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। ध्यान दीजिएगा, जो रिपब्लिक है, कौन रिपब्लिक? वाइमर रिपब्लिक, मतलब जो जर्मनी में सरकार आई है आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वॉर गिल्ट, दोषी युद्ध का, नेशनल ह्यूमिलिएशन का, उसी सरकार को ठहराया गया, वाइमर रिपब्लिक को, एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन, और उसको फोर्स किया गया कंपनसेशन देने के लिए। यह हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल में देख चुके हैं, हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इस चीज को देखा कि कैसे रिसोर्स वाले एरियाज दुश्मन अपने कब्जे में कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, और साथ में उस पर कंपनसेशन भी लगा देते हैं। कितना का लगाए थे? ठीक है, 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग। Those who supported the Weimar Republic, many socialist, Catholics and Democrats became easy target of attack in the conservative nationalist circles. जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स थे, उनके हमला इन लोगों पर होने लगा। इजी टारगेट थे वाइमर रिपब्लिक और उसको सपोर्ट करने वाले, चाहे सोशलिस्ट हो, कैथलिक हो या फिर डेमोक्रेट हो, कि देखो 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 यही लोग हरवा दिया, इन लोगों के चलते नुकसान हो गया, बेइज्जती हुई जर्मनी की। जैसे आप हिंदुस्तान में भी देखते हो कि नेताओं का तू मैं, कोई बोलता है उसके चलते यह हो गया, तो दूसरा बोलता है उसके चलते वह हो गया था। खैर, तो जर्मनी में भी यह स्थिति थी। जो दूसरा ग्रुप था, कंजर्वेटिव areas especially, and leaders who were conservative, supporter of monarch and some other also, they easily targeted Weimar Republic socialist Catholic. They were mockingly called November criminals. मजाक में बोला जाने लगा नवंबर क्रिमिनल्स, उनका मजाक उड़ाने के लिए। देखो देखो ये सब नवंबर क्रिमिनल है, देखो, ठीक है। अब जैसे कभी कभी कुछ पार्टियां जो हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, वो बोलती है कि 1962 का क्रिमिनल है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ में, उसमें हम बैकफुट पर थे। कुछ चीजें हम लोगों ने कुछ किया, बहुत कुछ हम लोगों ने खोया उस युद्ध में। तो उस समय का जो नेतृत्व था, उस समय का जो माहौल था, लेकिन अभी भी ये बातें राजनीति में चलती हैं कि 1962 में इनकी सरकार थी, इस पार्टी की सरकार थी, हम लोग जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किए उस युद्ध में, और चाइना अपर हैंड में रहा। ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ,
The mindset had a major impact on political development of the early 1930s, as we will soon see. और इस बात को हम लोग देखेंगे, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच में यह माहौल नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाना वेमर रिपब्लिक्स के सपोर्टर्स को। अगला पैराग्राफ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक गहरा छाप छोड़ा राजनीति पर यूरोप के, और आर्थिक भी छोड़ा। इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया। नुकसान हुआ, जहां वो दूसरे देशों को कर्ज देते थे, अब वो कर्ज लेने वाले में शामिल लोग हैं। समाज पर गहरा असर पड़ा उस युद्ध का। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको सिविलियन के ऊपर रखा जाने लगा, क्योंकि ये सैनिक हैं तो हम हैं, राष्ट्र है। तो ये बातें होने लगी और समाज में ये बातें आज भी चलती हैं। बात सही भी है, जो सरहद पर सैनिक हैं वे देश की रक्षा करते हैं, और जो जिस देश का सैनिक है, और उन सैनिकों के सेक्रीफाइसेस से हम अपने राष्ट्र के अंदर सुरक्षित रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, फैसिलिटीज का उपयोग करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान के बाद जो है सोल्जर्स वो नागरिकों से ऊपर उनकी वरीयता हो गई। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स laid great stress on the need of man to be aggressive, strong and masculine। जो पॉलिटिशियन है वे अपने भाषण में इस बात को रखने लगे कि लोगों को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, और राष्ट्रवादी बातें काफी होने लगी। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच क्या होता है? खाई, ठीक है। और उस खाई में सैनिक बंदूक लिए हुए हैं, रेडी टू फाइट। और ट्रेंच अगर देखना है तो उस गाने को देखिएगा, ऐसे आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारा ट्रेंचेस मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर पर ट्रेंचेस का उपयोग खूब हुआ। एक गाना है संदेश से आते हैं फिल्म में बॉर्डर, तो आप देखते होंगे कि वो लोग एक गड्ढा टाइप का तैयार कर रहे हैं, लंबा चौड़ा, लंबाई उसकी थी, चौड़ाई तो कम थी, तो उसको आप ट्रेंच, वैसा ही चीज होता है ट्रेंच। तो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर जो ट्रेंचेस था वो काफी लंबा था, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, और काफी व्यवस्थाएं थी जगह जगह पर उस ट्रेंचेस में रहने के लिए, खाने के लिए, और सैनिक तो रह करके बंदूक लेकर तैयार है ही है लड़ने के लिए। तो ट्रेंच लाइफ, ठीक है, सैनिक खाई में है वो, ठीक है, गड्ढे जैसा जगह पर है और राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, इस जीवन को ग्लोरीफाई किया गया। The truth, however, that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on the corpses। तो पेपर में छपने लगा, होर्डिंग आने लगा, आर्मी के जीवन को ग्लोरीफाई किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकारें सोल्जर्स की स्थिति बेहतर हो, काम उतने पैमाने पर नहीं कर रही थी। कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। तो जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, मुझे तो लगता है उससे और ज्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस दिखाया जाता है सैनिकों को लेकर के, उससे ज्यादा वो सेक्रीफाइस करते हैं। वो काफी दयनीय स्थिति में रहते हैं। वीडियो देखना बड़ा आसान है। अब जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं सियाचिन पर भारतीय सैनिक भारत माता की सुरक्षा में, तो उतना आप ट्रू एहसास नहीं कर सकते हैं कि कितना कठिन है वहां पे रहना। प्रेस रिपोर्टर जाएगा, वो आपको बताएगा कि बहुत कठिनाई है, लेकिन कभी रह करके देखिएगा तब फील होगा। अब जैसे हम लोग जिस एरिया में हैं, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं बच्चों के लिए। और सोचिए जहां -30, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए, कैसे जीवन जीते होंगे। और उस जीवन जीने के साथ में
युद्ध के लिए तैयार और बहुत बार युद्ध का सामना सैनिक करते हैं। तो ट्रेंचेस के जीवन को ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन हकीकत यह थी कि ट्रेंचेस का जो लाइफ था सैनिकों का बहुत मिजरेबल था। वहाँ चूहे दौड़ते थे, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, चूहा खाना को खा गया, गंदा कर दिया। बहुत बार क्या होता था कि सैनिक थक करके सोया, जब थक करके सोता है आदमी तो कुछ खबर नहीं रहता। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि सैनिक वहां सो रहा है, ट्रेंचेस में आराम कर रहा है, और चूहे उसका पैर काट दिए या बॉडी का कोई हिस्सा काट गए, ठीक है, सांप बिच्छू डस लिया, ये सब कॉमन बातें थी। दे फेस पॉइजन गैस, ठीक है, पॉइजन गैस का यूज तो होता था दूसरों के द्वारा, एनिमी के सेलिंग, गोलाबारी, एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली। और युद्ध के दौरान अगर हार हो रही है तो रैंक्स को रिड्यूस भी कर दिया जाता था कि तुम हार गया तो तुम फलना पोस्ट पर था, चलो फलना पोस्ट पर। बहुत जगह जीतने पर प्रोग्रेस भी हुआ। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in public sphere. Aggressive war propaganda, प्रोपेगेंडा मतलब कुछ उसमें है नहीं, लेकिन विशेष मिर्च मसाला डाल दिया गया। अभी वार प्रोपेगेंडा चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो रसिया में तो उतनी आज़ादी है नहीं, लेकिन फिर भी जो रसियन हैं बाहर रहते हैं उन्होंने कहा कि यह एक तरीका है कि व्लादिमीर पुतिन अपने लोगों का ध्यान समस्याओं से भटकाना चाहते हैं। तो युद्ध जो है कभी कभी राजनेताओं के द्वारा जनित होता है, राजनेता उसको मतलब नहीं भी है तब पर भी युद्ध कराते हैं अपने माइलेज के लिए, कुछ बातों को दबा देने के लिए, कुछ बातों में आगे बढ़ जाने के लिए। तो यह पूरा यूरोप में होने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, ठीक है। नेशनल ऑनर, अभी कभी कभी हमारा मीडिया भी दिखाता है, हमारा न्यूज चैनल में भी होता है, ठीक है, कोई एक एरोप्लेन आ गया तो ये एरोप्लेन आ गया, दिस दैट 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 दैट, न्यूज वाले पूरा बताना शुरू करते हैं। अब पता चल रहा है कि वो एरोप्लेन अभी समझौता हुआ है, 1 साल बाद आएगा या 1.5 साल बाद आएगा, या वो हथियार अभी 6 महीना बाद आएगा। खैर, तो इसी तरह का उस समय तो टीवी होता भी नहीं था, तो रेडियो के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर या फिर ड्रामा के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता था। While popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being, democracy was indeed a young and fragile. लोकतंत्र की जो बात है कि लोग जो सरकार चुने, यह विचार उस समय बहुत युवा था, यंग था, कमजोर था, which could not survive the instabilities of इंटर-वार यूरोप। और जो डेमोक्रेसी की बात जो है वह उतना सरवाइव नहीं किया यूरोप में युद्ध के दौरान या उस युद्ध के माहौल में। ध्यान देना, डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी के पास चैलेंजेस है। जर्मनी में भी वही हुआ, हिटलर केम इनटू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक वे, पर उसी डेमोक्रेटिक वे को इसने नुकसान पहुंचाया हिटलर ने। Now moving ahead, political radicalism and economic crisis. Political radicalism, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स में ऐसी बात आ गई एकदम मरने मारने वाली, किसी को एकदम रिजेक्ट कर देने वाली, ऐसा रिजेक्शन जहां तू मैं मारा मारी है, हाथापाई है, ठीक है, नफरत है। डेमोक्रेसी में चुनाव जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी नफरत करना नहीं सिखाता है, बल्कि डेमोक्रेसी में तो होना ये चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अगर रोड पर आया, आप प्रचार करने आए, तो कम से कम परिणाम पाती हो जाए। लेकिन हो क्या जाता है कि वर्कर्स आपस में झगड़ा कर लेते हैं। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है जब वर्कर्स आराम से, ठीक है, उधर से वो आ रहा है जुलूस लेके, उधर से वो आ रहा है, दोनों, ठीक है, एक दूसरे के लिए शोर शराबा कर रहे हैं या फिर अपने अपने समर्थन में कर रहे हो, एक दूसरे को मुस्कुरा करके देख रहे हो। लोकतंत्र तो यही सिखाता है, और यह कभी कभी देखने को भी मिलता है। कल भी न्यूज में किसी तरह की घटना थी कि एक पार्टी, यूपी में एक पार्टी का प्रचार हो रहा था, दूसरा पार्टी भी वहां पहुंच गया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अभिवादन
किया, अभिवादन स्वीकार किया। तो खैर यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी एग्रेसिव माहौल था लगभग हर एक देशों में, जर्मनी में भी। तो वैसे में राजनीति में भी उन बातों का विशेष रूप से जोर चल रहा था जो राष्ट्रवाद को प्रमुख रूप से उठा रहे थे, और राष्ट्रवाद की आड़ में, राष्ट्रवाद के बहाने बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ छिपाया जाता है, बहुत कुछ भटकाया जाता है। खैर, द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसिडेड with the revolutionary uprising of Spartacus League। तो वीमर रिपब्लिक का जो बर्थ है, मतलब जब वीमर रिपब्लिक का गठन हुआ, डिसीजन हुआ कि हम जर्मनी में रिपब्लिक रहेगा। उससे पहले क्या था? मोनार्की। उससे पहले वहां मोनार्की थी, एम्पररशिप थी वहां पे। तो उस समय स्पार्टेसिस्ट लीग भी जो है, और क्रांतिकारी स्पार्टेसिस्ट लीग का जो है उदय हो रहा था बोल्शेविक के तर्ज पर। बोल्शेविक कहाँ? रसिया में। तो रसिया में जैसे बोल्शेविक का उदय हुआ, राजतंत्र हटा, फिर बाद में जो है सरकार बोल्शेविक की हो गई। पहले कुछ संभ्रांत लोगों की सरकार आई, फिर लेनिन के नेतृत्व में सरकार आ गई। तो उस तरह लगभग हर देश में कुछ सोचने वाले थे। जर्मनी में उसकी संख्या ज्यादा हुई। पड़ोस का ही मुल्क था रसिया। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर एस्टैब्लिश्ड। जर्मनी में भी रसिया के तर्ज पर अलग अलग जगहों पर सोवियत का गठन किया जाता है। बहुत ठीक है, बहुत से शहरों पे, अलग अलग शहरों में। The political atmosphere in Berlin was charged with demands of the political atmosphere in Berlin was charged। बर्लिन जर्मनी की राजधानी। तो वहां पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है बहुत चार्ज था। अभी ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा तू मैं वाली स्थिति थी। लोग काफी एग्रेसिव थे। विथ डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। बर्लिन में ऐसे बहुत से ग्रुप थे जो डिमांड कर रहे थे कि सोवियत में जैसा ही सरकार है, मतलब रसिया में जैसी सरकार है, वैसा जर्मनी में भी होना चाहिए। और इसका विरोध कर रहे थे। दोज अपोज टू दिस such as socialist, democrats, catholic met in Weimar to give shape to democratic republic. The Weimar republic crushed uprising with the help of war veterans organization called Free Corps। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। फ्री कॉर्प्स, तो फ्री कॉर्प्स क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन था वॉर वेटरन्स का, मतलब वैसे सैनिक जो अब रिटायरमेंट ले चुके थे, अब सेवा काल में नहीं थे, ठीक है। तो वैसे सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक थे, तो उन लोगों का संगठन था फ्री कॉर्प्स। तो इस संगठन के हेल्प से जो सरकार थी वे क्रश कर देती है, ठीक है, अपराइजिंग को। द एंग्विश पार्टी लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और यही स्पार्टेसाइस्ट जो ग्रुप था बाद में कम्युनिस्ट पार्टी हो गया जर्मनी का। अब जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, ठीक है, वे एक दूसरे के दुश्मन एंड कुड नॉट मेक कॉमन काउस अगेंस्ट हिटलर। अब माहौल ये हो गया, एक तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले डिमांड क्या कर रहे हैं? सोवियत स्टाइल की सरकार को। एक तरफ सोशलिस्ट, ठीक है। अब एक और फोर्स उस समय उदय होने लगा, हिटलर। और ये दोनों की जो तनातनी थी, कट्टम कुट्टा संबंध था, उसका हेल्प हिटलर को मिला, ठीक है। अगर हिटलर मान लो कमजोर हो रहा है इसके विरुद्ध, तो ये सपोर्ट कर दिया, इसके विरुद्ध कमजोर हो रहा है तो ये सपोर्ट कर दिया। तो हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया, उसको फायदा मिला भी,
both revolutionary and militant nationalist carved for radical solution। और ये बात हो रही है कि रेडिकल सोल्यूशन के पक्ष में थे रिवोल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट। Political radicalization was only heightened by economic crisis of 1923। मैंने जब आपको पढ़ाया था चैप्टर, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रशियन रिवॉल्यूशन हो या फिर हिटलर का उदय हो या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक बात कॉमन है, मैंने कई बार बताई, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय भी था, इकोनॉमिक क्राइसिस रशियन रिवॉल्यूशन के समय भी था, और इकोनॉमिक क्राइसिस हिटलर के उदय का भी कारण बना। और इकोनॉमिक क्राइसिस के और भी एग्जाम्पल आप देखोगे, लोकतंत्र में भी सरकार कभी कभी क्या अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण चेंज होती हुई देखी जाती है। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, राजनीति में जो रेडिकलाइजेशन था, उग्रवाद था, ठीक है, एग्रेशन था, वह इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हाइट पर था। क्यों? लोग सरकार से नाराज थे, तो ऐसे में अगर कोई बोलता था कि सरकार के विरुद्ध अस्त्र उठा लो, 4 लोग उठा लेते थे, ठीक है, सरकार के किसी ऑफिसर को जान से मार दो, 4 लोग ऐसे आ जाते थे सामने, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो लोगों को लगता था कि हाँ ऐसा सोल्यूशन होगा। सरकार को उखाड़ फेंकिए तो लोग एकत्र हो जाते थे, ठीक है, आंदोलन करने के लिए। सरकार को उखड़े ना उखड़े वो अलग बात है, ठीक है, कभी बच गई, कभी रिवोल्यूशन हो गया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते तुमको पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन अपने चरम पर था। जर्मनी हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लोन पर लड़ी थी, तो जर्मनी को पैसे वापस करने थे, और ये हो रहा था गोल्ड के रूप में वापस, सोने के रूप में। लेस देन 1 minute is here, so I will end the meeting and tomorrow we will continue from here। जो अगला क्लास है, हम लोग ये लास्ट पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन से। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। हैव अ नाइस टाइम। संडे टेस्ट इस बार सोशल साइंस का है, अच्छे से पेपर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा गूगल स्नैप होमवर्क पर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।